नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और इज़राइल ईरान संघर्ष ये 5वें दिन में पहुंच गया है। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस उलझी हुई स्थिति पर काफी रोशनी डालती है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस टकराव की मुख्य बातें, इसका असर क्या हो रहा है और असल में दांव पर क्या लगा है, इसे समझें। बिल्कुल, मामला काफी गंभीर है। तो आइए स्थिति को और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं इज़राइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से। ये ऑपरेशन तो मतलब पूरे जोर पर है। हाँ, बिल्कुल। सैकड़ों हवाई हमले हुए हैं और दूसरी तरफ ईरान भी वो ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दे रहा है। जी, लगातार हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। अगर इज़राइल की कार्रवाई देखें तो सैकड़ों हवाई हमले, F-35I जैसे स्टील्थ जेट्स, F-15I, F-16 और वो बंकर बस्टर मिसाइलें भी। हाँ, जो जमीन के अंदर के ठिकानों को निशाना बनाती हैं। बिल्कुल। और निशाने पर कौन है? मुख्य रूप से परमाणु स्थल जैसे नतान्ज, फोर्डो, जहाँ यूरेनियम संवर्धन का काम होता है। हाँ, और साथ में IRGC मतलब ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनके कमांड सेंटर, और तेहरान, इस्फहान, तबरीज जैसे शहरों में मिसाइल लॉन्चर भी। जी। एक और बात सामने आई है कि मुसाद यानी इजरायली खुफिया एजेंसी, उसने गुप्त ड्रोन से ईरान के अंदर ही दर्जनों मिसाइल लॉन्चर पहले ही बेकार कर दिए थे, हमलों से भी पहले। ये काफी अहम जानकारी है, मतलब तैयारी पहले से थी। हाँ, और IDF इजरायली डिफेंस फोर्स, उनका दावा है कि ईरान के लगभग 1/3 मतलब करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। इससे ईरान की हमला करने की क्षमता पर तो जाहिर है काफी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और नुकसान सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं है। नतान्स का सेंट्रीफ्यूज हॉल, सरकारी मीडिया के दफ्तर, यहाँ तक कि कुछ अस्पताल और तेल के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। ये चिंता की बात है। और इजराइल ने तेहरान के कुछ इलाकों के करीब 3 लाख लोगों से कहा है कि वो जगह खाली कर दें और हमलों की आशंका है। जी, तो यहाँ इजराइल का इरादा सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई जैसा नहीं लगता है ना? हाँ, क्या लगता है आपको? उनका रणनीतिक लक्ष्य ज्यादा बड़ा है। वे ईरान की परमाणु और मिसाइल ताकत को मतलब निर्णायक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। मतलब कोई जल्दी समझौता नहीं चाहते वो? ऐसा ही लग रहा है। कुछ नेता तो ईरान के सर्वोच्च नेता की तुलना हिटलर तक से कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आज की लगाई नहीं है, ये ईरान के भविष्य की सैन्य क्षमता को एक तरह से पंगु बनाने की कोशिश है। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। इतने बड़े हमलों के बाद उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है? हाँ, ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलों की कई लहरें भेजी हैं। इसमें उनकी खुर्रम शहर और नई फतह हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। अच्छा, हाइपरसोनिक भी? जी, और उनके निशाने पर रहे हैं इजरायली शहर तेल अवीव, हाइफा, पेटा टिक्वा, हर्जेलिया। अकेले कल मतलब 17 जून को कम से कम 30 मिसाइलें दागी गईं। इनसे 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कुल मिलाकर तो सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। और हताहतों की क्या खबर है? देखिए, पक्की खबर तो नहीं है, लेकिन अपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक लगभग 224 ईरानी और करीब 24 से 30 इजरायली मारे गए हैं। सैकड़ों लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन एक बात है, इतना नुकसान उठाने के बावजूद क्या ईरान पूरी ताकत झोंक रहा है या उनकी रणनीति कुछ और है? यही दिलचस्प बात है। देखिए, भारी नुकसान के बाद भी ऐसा लगता है कि ईरान अपने जवाबी हमलों की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है? कैसे? वे शायद अपनी सबसे अहम मिसाइलों को अभी बचा रहे हैं और साथ ही वो ये संकेत भी दे रहे हैं कि अगर इजराइल रुकता है तो कूटनीति मतलब बातचीत का रास्ता खुला है। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह का शतरंज का खेल लग रहा है। वे ताकत दिखा रहे हैं लेकिन शायद एक बड़े फुल स्केल युद्ध से बचना भी चाहते हैं। अपने पत्ते बचाकर चल रहे हैं। और इस सब पर दुनिया क्या कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया? वो काफी मिलीजुली है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन है, ट्रंप प्रशासन। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, ये खबर आई थी। और उन्होंने तेहरान खाली करने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ सीज फायर मतलब युद्ध विराम काफी नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का वास्तविक अंत हो। लेकिन क्या बाकी दुनिया भी अमेरिका की तरह सोच रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। G7 के बाकी सदस्य UN, यूरोपीय संघ, चीन, तुर्की ये सब कह रहे हैं कि भाई संयम बरतो, बातचीत से मामला सुलझाओ। उन्हें डर किस बात का है? डर ये है कि ये लड़ाई पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और तेल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ये दिखाता है कि दुनिया की बड़ी ताकतों की प्राथमिकताएं कितनी अलग हैं इस मामले में। तो कुल मिलाकर ये सब क्यों मायने रखता है? हमारे सुनने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। पहला तो यही कि क्षेत्रीय तनाव बहुत बढ़ गया है। ईरान के प्रॉक्सी गुट हैं जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी, हाँ, वो भी इस लड़ाई में खिंच सकते हैं।
और हुर्मुज जलडोमरू मध्य जैसे अहम समुद्री रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अच्छा। और अर्थव्यवस्था पर असर? बिल्कुल। दूसरा पॉइंट वही है, वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं क्योंकि सप्लाई रुकने का डर बना हुआ है। और तीसरा है परमाणु कूटनीति का भविष्य। इजराइल जोर दे रहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। ईरान कह रहा है कि पहले हमले रोकें फिर नरमी दिखाएंगे। तो वो जो परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने की उम्मीद थी, वो अब बहुत कम होती जा रही है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कोई पारंपरिक जमीनी लड़ाई नहीं है, ये हवा और मिसाइलों का युद्ध है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक खतरनाक नया ट्रेंड है। हाँ, इजराइल चाहता है ईरान की हमला करने की क्षमता पूरी तरह खत्म करना। ईरान सधा हुआ जवाब दे रहा है और शायद बातचीत का दरवाजा भी खुला रखना चाहता है। जी, फिलहाल तो कोई युद्ध विराम नजर नहीं आ रहा और दुनिया की बड़ी ताकतें कोशिश कर रही हैं कि मामला और ना बिगड़े, एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। तो आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। बहुत ज्यादा। या तो बातचीत की कोई राह निकलेगी या फिर तनाव और बढ़ेगा। असल टकराव यही है, इजराइल की क्षमता नष्ट करने की जिद बनाम ईरान का सधा हुआ प्रतिरोध और कूटनीतिक दांवपेच। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। भले ही एक बड़ी जमीनी जंग टल जाए, लेकिन जिस तरह ये लड़ाई सिर्फ हवाई ताकत और चुनिंदा परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर सिमटी भी है, क्या ये मौजूदा संकट के बाद इस पूरे क्षेत्र में सैन्य शक्ति और प्रतिरोध की जो धारणा है, उसे हमेशा के लिए बदल देगी? ये बहुत गहरा सवाल है। इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाए।